हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स और आज उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसका 9.1 टॉपिक हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, लाइट को लेके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरी डेवलप की थी। सबसे पहले जो थियोरी डेवलप की थी वो थी न्यूटन, और उस थियोरी को कहा गया था न्यूटन कार्पुस्कुलर थियोरी। कार्पुस्कुलर मतलब होते हैं पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा था कि लाइट को एक पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट एक पार्टिकल होता है, ऐसे उसने कंक्लूजन दिया था। इसको पार्टिकल नेचर है, और जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो पार्टिकल के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। और तो और उसने ये बताया था कि जब लाइट एक मीडियम, मान लो ये एक मीडियम हमने ग्लास लिया और दूसरा एयर लिया, तो लाइट जब एयर मीडियम में से डेंसर में ट्रैवल करता है तो इस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम। और ये जो मीडियम, ये हमने 9th-10th में ही स्टडी किया है, इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ऐसे उसने कंक्लूजन दिया था। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसने कहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, मतलब रेयरर मीडियम जो होता है जिसमें डेंसिटी कम होती है उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि एयर हुआ, वैक्यूम हुआ, इनकी डेंसिटी कम है तो इनको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे। और डेंसर मतलब जैसे कि ग्लास है, वाटर है, कंपैरिजन में डेंसर एयर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंसर है, एयर के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा डेंसर है, डेंस होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये उसने कंक्लूजन दिया था। आगे जाके 12th में आप जब वेव ऑप्टिक्स स्टडी करोगे तो ये बहुत डिटेल में आपको स्टडी करना है। लेकिन ये जो कंक्लूजन है न्यूटन का वो गलत था, क्योंकि अगर हम देखें, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम रोड से जा रहे हैं, रोड के ऊपर रश कम है तो हमारे व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर रश कम है तो व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रहेगा। मान लो रश बहुत ज़्यादा है तो हमारे व्हीकल का स्पीड कम रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पे रश ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली लाइट का स्पीड यहाँ पे कम होगा। मतलब डेंसर मीडियम की जो वेलोसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू एयर मीडियम। तो न्यूटन की जो ये थियोरी, ये स्टेटमेंट की वजह से उसकी जो थियोरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, न्यूटन की थियोरी फेल हुई। ओके, तो उसके बाद एक नए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर इन्वेंशन किया, उसका नाम था हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हाइकेन बोला जाता है उसको, हाइजेंस, लेकिन हम इंडियन लैंग्वेज में उसको हाइजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। हाइजेंस वेव थियरी बोलेंगे हम इसका प्रिंसिपल भी है, लेकिन आपको वो 12th में है, हाइजेंस वेव थियरी। अब देखो यहाँ पे न्यूटन को कार्पुस्कुलर थियरी, कार्पुस्कल्स यानी होते हैं पार्टिकल, और हाइजेंस को वेव थियरी, मतलब उसने क्या कहा कि लाइट का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, ना कि पार्टिकल, ऐसे उसने कंक्लूजन दिया। तो हाइजेंस से कहा वेव नेचर है, न्यूटन ने कहा पार्टिकल नेचर है। न्यूटन का जो पार्टिकल नेचर है उसको सही माना गया, इसके वेव नेचर को भी सही माना गया, क्योंकि लाइट के कुछ लॉज जो है वो पार्टिकल नेचर जब हम कंसीडर करेंगे तभी वो वेरीफाई होते हैं, और लाइट के कुछ लॉज अगर हम उसको वेव नेचर कंसीडर करेंगे तभी वो वेरीफाई होते हैं। आगे जाके एक टॉपिक स्टडी करने वाले उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कंक्लूजन दिया गया कि न्यूटन ने कहा पार्टिकल नेचर, तो वो कुछ लॉज के लिए वैलिड हो रहा था, और हाइगेन ने कहा कि ये वेव नेचर, तो वो भी कुछ लॉज के लिए वैलिड हो रहा था। तो बाद में कंक्लूजन दिया गया कि लाइट जो है, लाइट को एक ड्यूअल नेचर है, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, इसको ड्यूअल नेचर है, ऐसे उसका कंक्लूजन दिया गया। और आज भी हम लोग मानते हैं कि लाइट को पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब नियर अबाउट 1873 में मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा
कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रो, इसको वेव नेचर तो है ही, लेकिन जो वेव है वो कौन सी वेव है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसे उन्होंने कंक्लूजन दिया। और वैसे उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट भी डिफाइन किया। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज डिनोटेड बाय c इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने दिया। ओके, तो ऐसे लाइट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहले न्यूटन ने उसके ऊपर थ्योरी डेवलप की, उसने कहा कि लाइट को पार्टिकल नेचर है। उसके बाद हाइगेंस ने वेव थ्योरी डेवलप की, उसने कहा कि लाइट को वेव नेचर है। एंड देन लाइट, उसके बाद इन्वेंशन हुआ कि कुछ लॉ जो है वो पार्टिकल से वेरीफाई हो रहे थे, कुछ लॉ वेव थे। उन्होंने कंक्लूजन दिया कि लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। एंड देन यहाँ पे हाइगेंस ने बोला था, इसने थियरी दी थी कि हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम होता है। एंड देन 1873 में कंक्लूजन दिया मैक्सवेल ने कि जो वेव है वो कौन सी वेव है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसने स्पीड ऑफ लाइट बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, स्पीड ऑफ EM वेव्स इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो स्पीड ऑफ EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी देखो क्या है, C = √1/ε। इसको एप्सिलॉन कहा जाता है और इसको म्यू कहा जाता है। दोज आर द ग्रीक लेटर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बिकॉज √1 इज 1/√ε × म्यू, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, मतलब ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होता है, दिस इज नथिंग बट, अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो एप्सिलॉन इज व्हाट, दिस इज परमिटिविटी एंड म्यू इज व्हाट, दिस इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, तो ये दोनों है क्या, परमिटिविटी मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एंड म्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होता है। सो दीज आर बोथ आर द कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सो ऐसे उसको डिफाइन किया जाता है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ EM वेव्स इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड, तो आप ऐसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, जो ऑप्टिक्स ब्रांच है उसको क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट्स में। तो उसका क्लासिफिकेशन बहुत बार आपको पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वन क्लासिफाई कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेनन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट। मतलब जैसे कि लाइट के अलग अलग फेनोमेनन अलग अलग ऑप्टिक्स की ब्रांच के ऊपर डिपेंड करते हैं, अलग अलग वे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइट के फेनोमेनन कौन से होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। सो ये सभी फेनोमेनन हम अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कुछ फेनोमेनन हम वेव नेचर कंसीडर करके एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फेनोमेनन हम रेज कंसीडर करके एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो उसी का क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाता है, तो उसका आंसर आप देखो कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला जो फेनोमेनन है वो है, पहली ब्रांच जो है उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, जिसमें हम लाइट का नेचर एज अ रे कंसीडर करते हैं। सो रे ऑप्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फेनोमेनन लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप लाइट को रे कंसीडर करके ही चलोगे। मतलब ज्योमेट्रिकल नेचर लाइट का हम कंसीडर करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इन फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको रे ही कंसीडर करना है, रे ऑप्टिक्स ही कंसीडर करना है। उसके बाद सेकेंड होता है वेव ऑप्टिक्स, और उसी को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन्स द फेनोमेनन ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट। ये जितने भी फेनोमेनॉन्स हैं उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स कंसीडर करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल मतलब जो न्यूटन ने बताया था, एज यूजुअल मैंने आपको बताया। तो पार्टिकल नेचर मतलब ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन फिनोमेनन लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सभी इफेक्ट जो है हमें 12th में स्टडी करने हैं। ये सभी फेनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट का पार्टिकल नेचर ही कंसीडर करना है। मतलब देखो, लाइट को हम वेव नेचर भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइट को रे नेचर भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइट को पार्टिकल नेचर भी कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग फेनोमेनन्स के लिए हम लाइट का अलग अलग नेचर कंसीडर करके उसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो ऐसे आपको इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब, उसके पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बताती हूँ। हमें पता है, मान लो आपने एक प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर लिया, ओके, ये मिरर लिया हमने, इसके ऊपर हमने एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे हम लाइट फॉल करने वाले हैं वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ की, जस्ट लाइक दिस, ओके, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से हमने एक लाइट रे इसके ऊपर फॉल किया। तो जब हम ये लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगे तो वो लाइट, दैट लाइट ये दूसरे मीडियम में पास ना होते हुए उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। That means when light is incident on a smooth polished surface just like a mirror, then that light come back in the same medium. This phenomenon of light is known as the reflection. तो इसमें ये जो रे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रे इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो दूसरे साइड में ये रे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होती है नॉर्मल। और इसी का यूज करके हम लोग इसके लॉज बनाते हैं। तो इसके दो लॉज है। लॉज देखो क्या है, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला लॉ है इसका, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने जो प्लेन फॉर्म किया है उसी में रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है। एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लाइज इन द सेम प्लेन, ऐसे हम फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द टू रेज आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के दोनों साइड में, एक साइड में होता है इंसिडेंट रे, दूसरे साइड में होता है रिफ्लेक्टेड रे, ओके। उसी तरह दूसरा लॉ बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आर हमेशा रहेगा। अगर हमने आई इंक्रीज किया तो आर भी इंक्रीज होगा, अगर हमने आई डिक्रीज किया तो आर भी डिक्रीज होगा। ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन उसके पहले हम पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन माने क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लिया है, ओके, आप बहुत बार ये प्रैक्टिकल भी कर चुके होंगे। इस ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ की, ओके। यहाँ पे मैंने लाइट इंसिडेंट किया जस्ट लाइक दिस। तो जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो ये लाइट, इस लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे दो मीडियम फॉर्म हो रहे हैं। एक है रेयरर मीडियम, जिसको हम बोलते हैं एयर मीडियम, रेयरर मीडियम, और दूसरा जो यहाँ पे है इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, जस्ट लाइक अ ग्लास और वाटर वी कैन से, डेंसर मीडियम। अब जब लाइट यहाँ से यहाँ पास होगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर में पास होता है तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होता है। लेकिन बेंडिंग इसका कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो बेंड ये कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड होता है कुछ इस तरह, और ये बेंड होने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब ये वापस यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब डेंसर से अभी कहाँ पे जाएगा, रेयरर में जाएगा। जब ये डेंसर से रेयरर में जाता है तो ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाते हुए ये बेंड होता है। लेकिन इस वक्त वो टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, बल्कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। मतलब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। यहाँ पे ये जो रे है यहाँ से पास होता हुआ इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड यहाँ से जो पास हो रहा है इसको हम बोलते हैं इमर्जन रे, इमर्जन रे, ओके। तो ऐसे तीन रेज यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, और यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जन। और यहाँ पे ये रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बेंड हुआ है, इसका मतलब ये रे यहाँ पे डेविएट हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो आगे हमें बहुत बार यूज करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को ज्यादातर हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ, यहाँ पे इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जन। ओके, इसका मतलब देखो रिफ्रैक्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रे क्या हो रहा है, व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स, राइट ना। तो इसी को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स एंड दिस फेनोमेनॉन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन। बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल, आइदर अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द दिस टाइप ऑफ फेनोमेनॉन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसी का यूज करके यहाँ पे दो लॉज बनते हैं। लॉज देखो क्या है। सबसे पहला लॉ है सेम उसी तरह जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ था। Refracted ray lies in the plane formed by incident ray and the normal drawn at the point of incidence, and the two rays are on either side of the normal. सेम उसी की तरह है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ऐसे उसका मीनिंग है। और दूसरा लॉ देखो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या है, n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2, that means n1 and n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं स्नेल्स लॉ को। इसको दूसरी तरीके से और भी डिफाइन किया जाता है, कैसे देखो, स्नेल्स लॉ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आगे जाके, बस अभी आप इतना याद रखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant and that constant is nothing but the refractive index which is denoted by n, जिसको n से डिनोट किया जाता है। ओके, अभी यहाँ पे दो मीडियम्स है, इसलिए यहाँ पे n1 एंड n2 ऐसे उसको डिफाइन किया है और उनका रिलेशन भी दिखा है। आगे जाके हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ऐसे हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये सभी था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। आगे जाके हम ऑप्टिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस की वो भी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।